दोस्तों स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी का रिव्यू फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों 25 मार्च 2026 का है, जिसमें जिसमें कि कुल 30 प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। इसमें से दोस्तों वो सभी प्रश्न इंक्लूड में जो आया है दोस्तों, जो कि 25 मार्च के जो पूर्व एग्जाम हो चुका है, या जो एनालिसिस में बताया गया दोस्तों, या जो प्रश्न को हम हाईलाइटेड किए थे, उसी में से दोस्तों 25 मार्च का देखिएगा तो अधिक प्रश्न दोस्तों आ गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न को आपको पहले बताया गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अकबरनामा के बारे चलिए दोस्तों, अकबरनामा के बारे में जानते हैं। अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए दोस्तों, भाषा की बात करें, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? भाषा की बात करें तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा? फारसी। अकबरनामा कितने खंड में विभाजित है? कितने खंड में विभाजित है? ये सब प्रश्न दोस्तों काफी पूछा जाता है, और अब ये सब दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। 3 खंड। तो चलिए दोस्तों, हम अगले स्लाइड पे बताते हैं कि वो कौन कौन से खंड है। 3 खंड में प्रथम खंड के कौन सा है? प्रथम खंड। प्रथम खंड में क्या दिया गया है? अकबर का जन्म, तैमूर का परिवार का इतिहास प्रथम खंड है दोस्तों, बाबर और हुमायूं का शासनकाल, बाबर और हुमायूं का शासनकाल, शासनकाल। चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर उतारिए। हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। दिल्ली के सूरी सल्तनत। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। दिल्ली के सूरी सल्तनत। आप लोग जरूर नोट बनाइए दोस्तों, क्योंकि अब इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अगले दूसरे खंड की बात करें तो कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दूसरा खंड 3 खंड में विभाजित है टोटल। दूसरे खंड में हो गया 1602 तक अकबर के शासनकाल का अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास। थोड़ा इतिहास ही लिख देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी में दोस्तों आ जाएगा बैरम खान के बारे में दूसरे खंड में। तीसरा खंड की बात करते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा खंड हो गया दोस्तों। तीसरा खंड साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ये हो गया दोस्तों अकबरनामा के बारे में। चलिए दोस्तों, और ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? बैरम खान का बात करें तो बैरम खान उनके मुख्य सेनापति रहे। टोडरमल उनका राजस्व मंत्री था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। 1993 में हरिप्रसाद चौरसिया को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए दोस्तों, इसका बताते हैं आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। आपको दोस्तों भारत रत्न के बाद यही सब आते हैं। सबसे पहले भारत रत्न, सर्वोच्च पुरस्कार में भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ये क्रम से आते हैं दोस्तों। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात करें तो ये बांसुरी वादक थे। कौन सा? बांसुरी वादक। ये किस घराने से
हरिप्रसाद चौरसिया जी किस घराने से संबंधित है? मेहर घराने से, मेहर घराने से। चलिए दोस्तों आगे। जीएसटी चलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं लिया गया। जीएसटी परिषद की बैठक में मतदान के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भारित हिस्सा कितना होता है? केंद्र का होता है दोस्तों 1/3 तथा राज्य का 2/3, 2/3 संयुक्त सभी राज्य का मिलाकर दोस्तों 2/3 होता है संयुक्त राज्य, मतलब टोटल राज्य मिला के दोस्तों मतदान का वोट वैल्यू निकलता है। यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं से मिलकर बनता है? हो सकता है दोस्तों वहां बनता है या आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये भी या प्रश्न में इस तरह का भी आया हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा ही पूछा गया दोस्तों, ये निश्चित रहिए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर भी पूछ सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात कर सूत्र करें तो इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें mgh। h हो गया हाइट, m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वाकर्षण नियत, जिसका वैल्यू g का नहीं दोस्तों, g का हो गया इसका सॉरी त्वरण का मान, त्वरण हो गया दोस्तों, जिसका अप्रोक्स 9.8 या 10 लेते हैं दोस्तों। जी यहाँ त्वरण से संबंधित है। SMME की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसके 4 ऑप्शन लिए गए, 2 ऑप्शन और आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में। चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं, इसके ऑप्शन को विश्लेषण करते हैं। SMM की फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल ऑफ मिनरल्स मेट्रोलॉजी फिजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ मिनरल्स मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने फैसले का पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कर सकता है? चलिए दोस्तों आप लोग जरूर आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 137। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। इसी को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा कहा है। चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन की विश्लेषण करते हैं। अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 138 का संबंध है दोस्तों इसका सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकता है, अर्थात दोस्तों संसद कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकता है। चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 139 का संबंध किससे है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, एससी का हुआ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट,
को विशेष प्रकार का रीट जारी करने का लिए कानून बना सकता है। विशेष प्रकार का रीट जारी करने का कानून बना सकता है, जारी करने का कानून बना सकता है। अनुच्छेद 140 की बात करें, अतिरिक्त सहायक शक्तियां, अगर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत लगे तो इसे अतिरिक्त सहायक शक्तियां को मिल सकता है, वो भी दोस्तों संसद के द्वारा सहायक शक्तियां। एक बार फिर से बोल दें सभी ऑप्शन। अनुच्छेद 137 न्याय पूर्णावलोकन, अनुच्छेद 138 संसद कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 139 संसद सुप्रीम कोर्ट को विशेष प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। अनुच्छेद 140 सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त सहायक शक्तियां मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 1975 में विमोचित पुस्तक द इमरजेंसी डायरी ईयर्स दैट फॉरगेट ए लीडर किस अवधि को दर्शाता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1977 से 1979। इस समय किसका शासनकाल रहता है दोस्तों? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का। और गुजरात के पीएम कौन रहते हैं दोस्तों इस समय? तो पीएम रहते हैं नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे देश के वर्तमान, सॉरी दोस्तों, गुजरात के सीएम, जो अभी हमारे भारत के पीएम है, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। और इसमें दोस्तों एक चीज और रखिएगा कि धुरंधर मूवी से जितने प्रश्न बन सकते हैं एक एपिसोड में दोस्तों जरूर कवर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफी फिल्म चर्चा के विषय और विवाद के भी विषय है। इसलिए एनटीपीसी जब अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होगा दोस्तों, आप निश्चित रहिए कि धुरंधर मूवी से वहां देखने के लिए प्रश्न मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, भारत में 1991-92 और 1998-99 के दौरान निम्नलिखित में से किस में गिरावट और सुस्ती देखी गई थी? दोस्तों इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की संकट आई हुई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की संकट आता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण क्षेत्र। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। विरल क्या हुआ दोस्तों? सघन क्या हुआ? अगर आप विरल का ऐसे ट्रिक से समझे, विरल का मतलब क्या हुआ? बाहर। विरल से वो का उच्चारण से आप बाहर। सघन क्या हुआ? छोटा। संगणन मतलब थोड़ा सा, जो कि संगणित है। विरल का मतलब बाहर। तो बाहर से कोई जब प्रकाश आएगा तो वो किधर झुकता है दोस्तों? अभिलंब की ओर। जब विरल से सघन में जाता है, विरल मतलब बाहर किए और ये सघन मतलब जब प्रकाश विरल मतलब बाहर और सघन मतलब दोस्तों हम शीशा का उदाहरण ले रहे हैं। शीशा क्या होता है? एकदम सघन होता है। उसका तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा वायुमंडल में छिड़िया रहे। तो जब ये विरल में ये अभिलंब खींच देते हैं, ये इसको हम फिर से बनाते हैं दोस्तों। पहले हम ये शीशा की आकृति बना रहे हैं और ये अभिलंब की डिजाइनिंग की है। और ये क्या है? विरल माध्यम। और ये क्या है? सघन मतलब शीशा। सघन से आपको उच्चारण में दोस्तों मिलेगा कि छोटा चीज का बात कर रहा है, और विरल का बाहर की ओर। जब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो ये जब विरल से सघन में माध्यम के प्रवेश करेगी तो ये कहाँ जाएगी? अभिलंब की ओर झुकते हुए। अभिलंब की ओर झुक रही है। और जब सघन से बाहर जाएगी तो क्या? अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पूरा थ्योरी के लिए दोस्तों आपको व्हाइट बोर्ड पे जरूर पढ़ाया जाएगा साइंस की क्लास में। 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत के पास कितने सप्ताह के आयात तक आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बची थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 सप्ताह। इसी समय दोस्तों एलपीजी वाक्य आता है दोस्तों 1991 में, जिसमें लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों।
भारत में, चलिए दोस्तों यहाँ 2 बार टाइपिंग हो गया है। भारत का रूढ़ या प्रमुख खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। वैदिक काल में गोपति का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों ऐसा बताइए कि वैदिक काल में गोपति का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मवेशियों का स्वामी या राजा। इसका बात करें दोस्तों, गायों की रक्षा करने वाला का क्या होगा? गायों को रक्षा करने वाला, गाय को हत्या करने वाला गो अघन्या बोला गया दोस्तों। गायों की खोज करने वाला को क्या क्या कहा गया है? गविष्टि। गायों की खोज करने वाला को गाविष्टि, और मवेशियों का स्वामी को गोपति। दो 2025 में मलेशिया की अध्यक्षता में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका थीम लिख देते हैं दोस्तों, समावेशिता, समावेशिता और स्थिरता, स्थिरता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? IIT मद्रास। चलिए दोस्तों बहुत लोग को IIT का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, तो बता रहे हैं हम कि IIT क्या होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ओमान हाल ही में किस वैश्विक पर्यावरणीय संस्थान कार्यक्रम में कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ है? ओमान हाल ही में किस वैश्विक पर्यावरणीय संस्थान कार्यक्रम में कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ है? चलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ओमान की यात्रा पे गए थे। यूनेस्को का मानव और जीवमंडल कार्यक्रम, यूनेस्को का मानव और जीवमंडल कार्यक्रम में शामिल हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सतत विकास का वैचारिक आधार ब्राइटलैंड कमीशन का किस रिपोर्ट में आया है? दोस्तों यहाँ किस होना चाहिए, किस रिपोर्ट में आया है? चलिए दोस्तों आप लोग के सामने है ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवर कॉमन फ्यूचर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्मों की कहानी किस पुस्तक या ग्रंथ में संकलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक कथा। सूत पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध का उपदेश है, बुद्ध का उपदेश, महात्मा बुद्ध बोलना चाहिए दोस्तों। विनय पिटक संघ का आचरण है, बौद्ध धर्म के संघ का आचरण। अधीन पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्व का गहन है या विचार है दोस्तों, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विचार है, दार्शनिक विचार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा किस नदी घाटी के पास स्थित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर अभी दोस्तों हाल ही के प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी दो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदा या ताप्ती। इसमें ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा उसमें से आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां दोस्तों इधर से मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, और भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती नदी भी दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। उष्मागतिक तापमान का एसआई मात्रक कौन है? चलिए दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक बताना है कि कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में चाय की खेती सबसे अधिक होती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कभी भी दोस्तों आप लोग उत्तर मत मार दीजिएगा या पूर्वी क्षेत्र। असम जो यहाँ स्थित है ये उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है इसको, नहीं कि पूर्व कहा जाता है दोस्तों। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य? कर्नाटक में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ 10 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 को। कब शुरू किया गया था? 1930 को। चलिए दोस्तों पूरा डिटेल्स में इसको जानते हैं दांडी मार्च को। गांधी, सबसे पहले ये तो शुरू किया जाता है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ किया था? कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ। कब चालू किया था? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब होता है? यह होता है 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो जाता है। अंत, स्टार्ट। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते फिर से। कितने किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे? 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहां तक? दांडी तक। इस समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? दोस्तों यहां वर्तमान से पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। कुल कितनी भाषा जोड़ी गई? तो 8 भाषा। सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ा गया था? 67वां संविधान संशोधन, नहीं दोस्तों 67वां नहीं होगा, यहाँ 71वां होगा। 8 भाषा में सबसे पहले सिंधी जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों सिंधी को कब जोड़ा गया था? तो 71वीं में नहीं, इसको जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, 21वां CA अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। उसके बाद आता है अगला, इस समय नमक। नमक का मतलब हो गया दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसका ट्रिक हुआ दोस्तों नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसको कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। नमक अब बच गया दोस्तों 4 भाषा हो गया। चलिए दोस्तों 4 को हो गया, 4 का और बता रहे हैं। इस समय जोड़ा गया 8 में से दोस्तों 4 बता दिए, 4 और बचा। 4 भाषा कौन कौन सी है? पहले इसका CA जान लेते हैं।
92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस स्थान पर उतरा था? इसका आंसर होगा दोस्तों केरल राज्य में उतरा था और कालीकट स्थान पे। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा होगा दोस्तों तो कालीकट और केरल एक साथ नहीं दिया हुआ दोस्तों, क्योंकि केरल के अंतर्गत ही कालीकट आता है। इस समय यहाँ का राजा कौन थे? राजा जेमरी, जिसने वास्को डी गामा का जिसका कि वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा कौन सी रास्ता का खोज किया था? अफ्रीका पुर्तगाल से चला था केप ऑफ गुड मार्ग होते हुए। ये एक गुजरात का व्यापारी रहते दोस्तों अब्दुल अजीज की सहायता से ये दोस्तों आते हैं भारत। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था? चलिए दोस्तों आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग जरूर टाइम लेकर इसका आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिसो डी अल्मेडा। पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच की दूरी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2900 किलोमीटर। उत्तर भारत में मानसून आने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है और निम्न वायुदाब। ये दोनों निम्न वायुदाब के कारण दोस्तों ITCZ, जिसको दोस्तों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेज जोन, ITCZ का पूरा नाम हुआ दोस्तों। ये उत्तर की ओर खिसकता है और निम्न वायुदाब के कारण ये ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है, जिसके कारण भारत में मानसून परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ वन ही ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिले दोस्तों तो उस समय आपको निम्न वायुदाब को आंसर करना है। और इसको दोस्तों पूरा डिटेल्स में भारत के भूगोल सीरीज में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का सेशन पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब क्या कीजिए। चाय की खेती के लिए कौन सा पर्वत या पहाड़ी सबसे उपयुक्त है? अधिकांश दोस्तों इसमें दार्जिलिंग ही मारेंगे, क्योंकि उनको नीलगिरी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि दार्जिलिंग इतने हाईलाइटेड रहते हैं कि वो दार्जिलिंग ही मार के आएंगे। मेरे एक दोस्त है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नगर पालिकाओं के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? नगर पालिका की अगर अयोग्यता घोषित हो जाए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243 का भी। ये भी प्रश्न दोस्तों हम आपको बताए हुए थे कि BSCC का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, आप जो वहां नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन से आए, कितने अनुच्छेद। उसमें दोस्तों अंदर में जाके ये पूछ रहा है कि यह किस अनुच्छेद का संबंध किससे है। तो चलिए दोस्तों ये आपको पहले भी बता दिया गया है, आप लोग जरूर बनाए होंगे इसको। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सही वर्णन कौन सा विकल्प करता है? जो दोस्तों हमारे कंप्यूटर की सीरीज चल रही है उसमें भी दोस्तों ये प्रश्न को बताया गया, और पहले जो रिव्यू करवाए NTPC एग्जाम का उसमें भी ये प्रश्न को दोस्तों हम बता चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं दोस्तों जो हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, और उससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो करते हैं जो कि रन करते हैं, अर्थात जो यूजर डाटा देता है उसको वो रन करके बताता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संविधान के पूर्व और पश्चात बने कानून की समीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार के विपरीत या उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य घोषित करता है। यह भी अनुच्छेद दोस्तों आपको बता दिया गया है। जिस समय हम मौलिक अधिकार बताए थे उस समय बताए थे कि 13 में क्या क्या है। इसको तो पढ़ाया नहीं गया है दोस्तों, लेकिन शॉर्टकट में आप लोग को जरूर बताए थे कि अनुच्छेद 13 क्या है। और इसमें इतने से केस आए थे दोस्तों, सबसे अधिक केस आया हुआ है तो वो अनुच्छेद 13 के संदर्भ में ही आया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, दोनों सही है। ये कथन से थे दोस्तों, कथन कारण से। फुट में इसका ऑप्शन था 1 और 2, 1 2 इस तरह करके। पौधे से निकलने वाला दुधिया रंग का पदार्थ का क्या नाम है? हाँ सिर्फ दोस्तों क्या नाम है, ये क्या नहीं होगा। पौधे से निकलने वाला दुधिया रंग का पदार्थ का क्या नाम है? चलिए दोस्तों इसका 32 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम कमेंट में इसका जवाब जरूर दे देंगे, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि आपके टोटल 32 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए। आप एक प्रकार के मॉक के रूप में भी इसको देख सकते हैं और एनालिसिस के भी रूप में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।